फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे जेके एसएसबी जेई का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। उसमें सब्जेक्ट था हम कर रहे थे जो उसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका छठा पार्ट करेंगे, दैट मीन्स आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन सीपीएम। सीपीएम दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सीपीएम क्या होता है। तो सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट में टर्म्स देखी थी, तो ऑलमोस्ट इसमें भी कुछ सेम टर्म्स हैं, उनको भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एक बार ऊपर से। तो सबसे पहले तो मैं नेटवर्क यहाँ पे भी बना देता हूँ। मान लेते हैं यह सेम नेटवर्क में बना देता हूँ। यहाँ पे ए है, ये टास्क है, ये बी है, बी टास्क, ये सी टास्क है, और यहाँ पे डी टास्क है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस में मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे स्पेस कम हो रही है, तो यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ। यहाँ पे ए है, ए टास्क, यहाँ पे टास्क बी, यहाँ पे टास्क सी, और यहाँ पे टास्क डी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये एरो, ये एरो, ये एरो, और ये एरो। ठीक है, और ये डैश डैश, और आगे जाके एरो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है हमारे पास एक्टिविटी क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्टिविटी जो होती है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं। ये एक पार्ट है प्रोजेक्ट का। सबसे पहले तो ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एरो से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसको हम एरो से डिनोट करते हैं। नेटवर्क में ये जो एरो है, ये डिनोट करता है एक्टिविटी को। ठीक है, और एक्टिविटी का एक टेल एंड होता है, एक हेड एंड होता है। तो ये आ गया टेल एंड और ये आ गया हेड एंड। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो टेल है उसका मतलब होता है कि एक्टिविटी स्टार्ट हुई। टेल का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, और जो हेड होता है, इसका मतलब हो गया कि एक्टिविटी जो है हमारे पास खत्म होगी। हेड का मतलब क्या हो गया कि एक्टिविटी हमारी खत्म होगी। ठीक है, एंड ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, one and only one arrow is used to represent one activity। ठीक है, तो एक एरो खाली एक एक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एरो डाला है, इसका मतलब एक एक्टिविटी है, दैट मीन्स एक काम चल रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं वन एंड ओनली वन एरो रिप्रेजेंट करता है वन एक्टिविटी को। ठीक है, ऑफ ए गिवन ड्यूरेशन। उसके बाद हम बात करें, द एरो ऑफ एक्टिविटी आर नॉट ड्रॉन टू ए स्केल। मतलब इसको किसी भी स्केल में ड्रा नहीं करते, इसको हम सिंपली ड्रा कर लेते हैं, उसके ऊपर टाइम लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हमने 2 सेंटीमीटर ही ड्रा करना है, 3 सेंटीमीटर ही ड्रा करना है, जितना मर्जी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, किसी केसेस में आप लेंथ वाइज भी इसको मतलब देख सकते हो। वैसे लेंथ का इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स में आप मान लेते हैं कुछ एरो कम लेंथ के डालते हैं, कुछ ज़्यादा लेंथ के डालते हैं, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता लेंथ का या फिर किसी और चीज़ का। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लिखा होता है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज आर रिटन अलॉन्ग देयर एरोज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरेशन है या फिर जो टाइम है, तो वो एरो के अलॉन्ग लिखा जाता है, यानी एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे आप इसका ड्यूरेशन लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, एक तो सिंपल एक्टिविटी है जो टाइम को भी कंज्यूम करती है, मतलब उसको करने के लिए हमारे पास टाइम भी लगता है और रिसोर्स भी लगता है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, तो वो एक्टिविटी आ गई। अब बात करते हैं हम डमी एक्टिविटी की। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, ये क्या है? ये एक एक्टिविटी ही है, लेकिन ये ना तो यूज करती है रिसोर्सेज को, मतलब इसमें कोई भी रिसोर्स यूज नहीं होता, कोई भी मटेरियल, लेबर कोई भी यूज नहीं होता, और ना तो इसमें कोई टाइम यूज होता है। ठीक है, ना तो इसमें हम कोई टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, फॉर इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि डमी एक्टिविटी क्या होता है, तो डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ना तो रिसोर्स को यूज करती है, ना तो टाइम को यूज करती है। ठीक है, और इसको हम डॉटेड एरो से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया है, ये डॉटेड एरो, तो इसको हम बोलते हैं डमी। ठीक है, ये है डमी, डमी एक्टिविटी। ठीक है, डमी एक्टिविटी से हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
सॉलिड एरो विद 0 टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, तो ये है डमी एक्टिविटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डमी एक्टिविटी क्या होता है, और मैं इसका यूज भी आपको बता दूं कि डमी एक्टिविटी का यूज क्या है। एक तो आपको पता चल गया कि ये रिसोर्स और टाइम को यूज नहीं करती, तो फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसको हमने यहाँ पे डाला क्यों है। तो इसको यहाँ पे डालने का हमारा ये फंक्शन है कि ये रिसोर्स को तो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारे पास सी जो काम है, ये शो कर रहा है कि जब हमारा मान लो ए काम खत्म होता है और बी खत्म होता है, तभी जो हमारा काम सी जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ये डमी हम नहीं देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर डमी हमने यहाँ से मिटा दी, तो इसका मतलब ये होगा कि जब जैसे ही ए खत्म होगा वैसे ही सी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेकिन ये एरो डाला, डमी एक्टिविटी हमने यहाँ पे डाली, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही ए खत्म होगा और बी खत्म होगा, उसके बाद ही जो काम सी है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास से इंपॉर्टेंट टर्म है इवेंट, ठीक है। तो इवेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इवेंट क्या होता है। ये जो हमारे पास सर्कल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम इवेंट या फिर टास्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इवेंट, या फिर हम इसको टास्क भी बोलते हैं, और टास्क भी इसको हम बोलते हैं, ये वाले सर्कल वाला, ठीक है। और ये एरो जो है ये एक्टिविटीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इवेंट इज द स्टेज or a point where all previous jobs merging in it are completed and the jobs bursting out are still to be completed, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक important point है कि इवेंट में क्या होता है, एक ऐसी स्टेज होती है या फिर एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, एक ऐसी स्टेज, ये आ गई, ये एक ऐसी स्टेज या ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि जो प्रीवियस जॉब है मर्ज करते हैं, जितने भी प्रीवियस जॉब है मर्ज करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये इस इवेंट की बात करें, जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रीवियस जॉब मर्ज कर रहे हैं, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये जॉब मर्ज कर दें, मर्ज करने का मतलब हो गया कि ये जो टास्क हैं, ये पिछले वाले टास्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आर कंप्लीटेड। जो मर्ज कर रहे हैं टास्क वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बर्स्ट कर रहे हैं, बर्स्ट करने का मतलब होता है जो उससे निकल रहे हैं वो टू बी कंप्लीटेड है। टू बी कंप्लीटेड का मतलब हो गया वो अभी कंप्लीट होने हैं। जैसे मान लो ये 6 से कौन सा जॉब जो है बर्स्ट कर रहा है, ये वाला जॉब इससे बर्स्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला जॉब इससे निकल रहा है बाहर, मतलब जितने भी जॉब इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये वाले जॉब सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मान लेते हैं ये 7 वाला जॉब कंप्लीट है, 4th वाला जॉब भी कंप्लीट है, 1st भी कंप्लीट है और 5th भी कंप्लीट है, ठीक है। इस एरो का मतलब ये होता है, मतलब जितने इसमें एंटर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं जॉब, और जितने लीव कर रहे हैं उसका मतलब हो गया कि वो कंप्लीट होने हैं अभी, ठीक है। तो इसमें से लीव कौन सा कर रहा है, ये वाला, तो ये जॉब अभी कंप्लीट होना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स और नोड्स, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से या नोड से, ठीक है। नोड और सर्कल या फिर रेक्टेंगल से भी आप इसको सॉरी स्क्वायर से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। At the junction of arrows, events are serially numbered in their sequential order. तो इसको serially नंबर किया जाता है, ठीक है। जो भी इवेंट्स है इसको सीरियली नंबर किया जाता है। सीरियली का मतलब हो गया जैसे फर्स्ट इवेंट कौन सा है, पहले काम कौन सा होना है, दूसरा कौन सा होना है, तीसरा, मतलब इनको नंबरिंग दी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा है ना, तो इसको नंबरिंग प्रॉपर दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3, ऐसा नहीं दिया जाता। जो लास्ट वाला है उसको लास्ट नंबरिंग ही दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको इवेंट और टास्क के बारे में भी पता चल गया होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास सीपीएम में है नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क हमारे पास होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक्टिविटीज को, ठीक है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्टिविटी को, अनटाइड प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को, जितनी भी प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज हैं उनको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके हम बोलते हैं नेटवर्क का फ्लो डायग्राम, ठीक है, नेटवर्क का फ्लो डायग्राम।
तो इस डायग्राम में क्या होता है हमारे पास, इन दिस डायग्राम वेरियस जॉब्स ऑफ प्रोजेक्ट आर शोन इन द ऑर्डर इन विच दीज आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। मतलब इसमें नेटवर्क में हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज को, और जो एक्टिविटीज हमारे पास हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सिक्वेंशली ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब एक ऑर्डर में लगाई होती है, जो एक्टिविटी पहले खत्म होनी है वो हमने पहले नेटवर्क में लगाई होती है, और जो लास्ट में खत्म होनी है वो हम लास्ट में ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अर्ली स्टार्ट टाइम। ठीक है, अर्ली स्टार्ट टाइम को EST भी हम बोलते हैं, EST अर्ली स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे पास होता है द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी में स्टार्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब कितने जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब कितने जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है उसे हम बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट है अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली फिनिश टाइम का मतलब हो गया कि कितने अर्ली फिनिश टाइम का मतलब हो गया हमारे पास ये जो होता है हमारे पास सम ऑफ अर्ली स्टार्ट टाइम। ठीक है, जो अर्ली स्टार्ट टाइम है उसका सम। ठीक है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन, और उसको कितना कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा वो होता है अर्ली फिनिश टाइम। ठीक है, मतलब ये होता है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली फिनिश टाइम किसके बराबर होता है, सम ऑफ अर्ली स्टार्ट टाइम, दैट मीन्स अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। ठीक है, तो कंप्लीशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ठीक है, एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है कंप्लीट होने में एक एक्टिविटी को, उससे हम बोलते हैं अर्ली फिनिश टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है लेट फिनिश टाइम, सॉरी लेट स्टार्ट टाइम। लेट स्टार्ट टाइम क्या होता है, द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी में स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होता है लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। जैसे कि हमने अर्ली स्टार्ट टाइम की बात की थी वो था अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, लेकिन अगर हम लेट स्टार्ट टाइम की बात करें तो ये होता है लेट पॉसिबल टाइम, मतलब कितने लेट से लेट हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो, प्रोजेक्ट में कोई भी डिले ना हो। जितना मान लो हमारे प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे 30 दिन। ठीक है, और हमारे पास इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटी हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 10 एक्टिविटी हैं, और 10 को एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन लगेंगे, हो गए 30 दिन। ठीक है, और लेकिन बीच में हमारे पास एक एक्टिविटी ऐसी आ रही है जिसको कंप्लीट करने में हमारे पास लग रहे हैं 4 दिन। लगने चाहिए थे कितने दिन, एक एक्टिविटी को 3 दिन, लेकिन लग रहे हैं एक को 4 लग रहे हैं। ठीक है, तो एक को 4 हमारे पास लग रहे हैं, लेकिन तो ये बता रहा है, ये लेट स्टार्ट टाइम का मतलब हो गया कि अगर हम लेट से लेट भी अगले वाली एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास अगर वो प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट होता है उसको ही हम बोलते हैं लेट स्टार्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेट फिनिश टाइम। लेट फिनिश टाइम क्या होता है, द सम ऑफ लेट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, लेट स्टार्ट होता है हमारे पास सम होता है, किसका सम होता है, हमारे पास लेट स्टार्ट टाइम का सम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं LFT, लेट फिनिश टाइम इक्वल टू लेट स्टार्ट टाइम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ठीक है, आई होप आपको सभी चीजें, सभी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फ्री फ्लोट। ठीक है, तो फ्री फ्लोट बताने से पहले मैं दोबारा से एक नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा। तो नेटवर्क डायग्राम जैसे कि हमने पीछे बनाई थी वैसे ही नेटवर्क डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ठीक है, तो सेम नेटवर्क डायग्राम मैंने बनाई।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोटल फ्लोट की। टोटल फ्लोट क्या होता है, ठीक है। तो टोटल फ्लोट होता है हमारे पास डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर एन एक्टिविटी माइनस इट्स एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी को कितना टाइम अलाउड है कंप्लीट करने में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एक्टिविटी है, मान लेते हैं ये एक्टिविटी, इसको करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम हमारे पास अलाउड है वो है 5 दिन, ठीक है। और जो हमने टाइम एस्टिमेट करा हुआ है वो है हमारे पास, मान लेते हैं कितना, 4 दिन, ठीक है। जो एस्टिमेटेड टाइम है दैट मीन्स स्मॉल टी है वो 4 दिन है। तो इसका जो फ्लोट आएगा हमारे पास, ऐसे नोट करते हैं, फ्लोट और स्लैक वो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 वो हो गया 1, ठीक है। मतलब हमारे पास जहाँ पे स्लैक क्या आया, फ्लोट क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव फ्लोट का मतलब हो गया कि हमारा जो काम है वो अहेड है, मतलब हमारा पॉजिटिव स्लैक का मतलब क्या हुआ कि हमारा काम एडवांस में है, ठीक है। हमारा काम जो है एडवांस है, मतलब पहले ही काम हो चुका है हमारा, ठीक है। इट इज द duration of time by which the activity can be started late without disturbing the project schedule, ठीक है। मतलब हम कितना लेट एक एक्टिविटी को स्टार्ट करें जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब प्रोजेक्ट का जैसे मान लो इसको हम कितना लेट से लेट कर सकें कि हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है, मतलब जो टाइम है वो खराब ना हो। मतलब वो जो है, मतलब मान लो कोई प्रोजेक्ट अगर मान लेते हैं 30 डेज में कंप्लीट होना है, ठीक है। तो कोई एक्टिविटी है बीच में जो ज़्यादा टाइम ले रही है, लेकिन जो टोटल प्रोजेक्ट जो है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, वो बराबर 30 डेज में ही कंप्लीट होना है, तो उसको ही हम बोलते हैं टोटल फ्लोट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री फ्लोट की। फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट हमारे पास होता है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम by which the completion time of an activity can be delayed without affecting the start of the succeeding activity। इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक्टिविटी मैं लेता हूँ, ये वाली एक्टिविटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा ड्यूरेशन है टाइम का, ठीक है। इसमें जो कंप्लीशन टाइम है एक्टिविटी का वो डिले होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीशन टाइम जो होता है डिलेड होता है, लेकिन वो जो दूसरी एक्टिविटी जो स्टार्ट होनी है उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी। सक्सीडिंग एक्टिविटी हो गया जो आगे वाली एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे ये एक्टिविटी है, ये मतलब मैक्सिमम कितना टाइम ले रही है, मैक्सिमम टाइम ले रही है, ठीक है, डिले हो रही है, लेकिन ये जो आगे वाली एक्टिविटी स्टार्ट होनी है उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो इसको हम एसएफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जिसका फ्लोट क्या होता है, जीरो फ्लोट होता है, दैट मीन्स नो फ्लोट। नो फ्लोट है, इसको हम लिख सकते हैं फ्लोट इक्वल टू जीरो, वो हो गया क्रिटिकल एक्टिविटी। तो वो इस केस में कैसे होगा, वो इस केस में तब होगा जब हमारे पास जो टाइम अलाउड है वो किसके बराबर होगा, एस्टिमेटेड टाइम के बराबर। जैसे कि मान लो मेरा अलाउड टाइम कितना है, 5 दिन, और एस्टिमेटेड टाइम कितना है वो भी 5 दिन है, तो हमारे पास फ्लोट आ गया जीरो। फ्लोट जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो एक्टिविटी है वो क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। द क्रिटिकल इवेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल। जो भी क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं वो ऑन शेड्यूल कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, कंप्लीटेड ऑन ऑन शेड्यूल, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जैसे कि हमने पार्ट में भी क्रिटिकल पाथ की बात की थी। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, द पाथ इन द नेटवर्क ज्वाइनिंग द क्रिटिकल इवेंट्स। मतलब जो पाथ क्रिटिकल इवेंट्स को ज्वाइन करता है उसे हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। मतलब मान लो ये मेरा क्रिटिकल इवेंट है, ये वाला क्रिटिकल इवेंट है, दैट मीन्स इसका स्लैक जीरो है, इसका स्लैक भी जीरो है और इसका स्लैक भी जीरो है, तो ये वाला पाथ जो है वो मेरा क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो टर्म्स हैं सीपीएम में वो क्या होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।